2024 के बजट के बाद हमें ये लगता है कि जी लोगों के निकाह जो है वो अब नहीं होंगे, क्योंकि नॉन फाइलर का निकाह तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अब किसी और लीग में चला गया है। इसी तरह की और भी बहुत सी मीम्स जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी है, जिसमें बेचारे नॉन फाइलर्स को तो ऐसे लगता है कि जैसे सांस लेने का हक भी नहीं रहा है, और हम जैसे जो सैलरीड क्लास है उनका भी यही लगता है कि लो जी इतने पैसे हमें गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। आज से पहले भी ये होता था कि जहाँ पे 4 लोग बैठे होते थे तो 5वें जो लोग बैठे होते थे वो गवर्नमेंट होती थी और वो आपसे जीएसटी लिए जाते थे। यही काम हो रहा था। तो मुझे लगता है कि हमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए। तो मेरे आज की मेहमान शख्सियत फुरकान तनवीर हैं, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, और ये हमें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये फाइलर नॉन फाइलर की जो मोहब्बतें हैं और ये जो इश्क मशूकी है इसका असल में चक्कर क्या है, और हुकूमत इस फाइलर और नॉन फाइलर की गेम से क्या फ़ायदा उठाना चाहती है, और ये सिर्फ सैलरी क्लास के साथ ही ये वाली बात है या ये बिजनेसमैन भी इसकी ज़द में आए हुए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय गेस्ट फॉर टुडे फुरकान तनवीर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फुरकान? अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान, ये अभी पिछले दिनों बात हो रही थी कि ये जो नॉन फाइलर्स हैं इनको सांस भी नहीं लिया जाएगा, इनकी जन्नत में भी एक अलग कैटेगरी होगी, इनको तमाम चीज़ें करते 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 तो ये कितने नॉन फाइलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये इतनी ज़्यादा अभी तक जी भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, और इनके अकाउंट्स भी चल रहे हैं, मोबाइल भी इनके ब्लॉक नहीं हो रहे, और फिर भी ये सुकून में है। क्या करते हैं ये लोग जो हम नहीं करते फाइलर लोग? सर बेसिकली अगर फाइलर्स को हम एक्सप्लेन करें तो एक लेमैन के लिए फाइलर वो है जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। अब टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है, किसको ज़रूरत पड़ती है? अगर किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल करनी है या किसी भी बेसिस पे उसका कोई विद होल्डिंग टैक्स कटना है, जिस पे उसे इशू है कि यार नॉन फाइलर होगा तो उसका डबल टैक्स हो जाएगा और फाइलर होगा तो हमारा रिड्यूस रेट हो जाएगा। ठीक है। अब उसने रिटर्न सबमिट कर देनी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो फैक्चुअल है या नॉन फैक्चुअल है, उसने एक रिटर्न सबमिट कर देनी है। 500,000 रुपये किसी वकील को देगा और वो रिटर्न सबमिट कर देगा, फाइलर हो जाएगा। अब उस फाइलर का पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा हो रहा है, वो टैक्स उसमें जमा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, वो उससे सरोकार नहीं है। तो बेसिकली जो एक्चुअली टैक्स पे कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं जो सैलरीड क्लास है, जिसको सैलरी मिलनी है और सैलरी मिलने से पहले उसका टैक्स डिडक्ट हो जाना है। अच्छा, जो सैलरीड क्लास है इनके साथ ही क्यों? एक तो वो बेचारे पहले ही उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, उनकी तनख्वाहों में इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे, हर साल उनकी ज़िंदगियां डिफरेंट हो जाती हैं, और कभी बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो सब परेशानियां हैं। तो उनके साथ बिजनेसमैन तबका जो है वो बड़े आराम से चीज़ें कर रहा होता है, वो क्यों? सर एक ख़ास लगाव है, मोहब्बत है सैलरीड क्लास से। ये वही वाली मोहब्बत है कि आप जो है वो माशाल्लाह पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, उसमें कुछ ना कुछ लेस इलास्टिक डिमांड है, उसमें तो ये चीज़ें इसी तरह ही चलेंगी। ऐसे ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो रिस्क नहीं ले सकते, उन्होंने सैलरी जॉब करनी है, उन्होंने सैलरी लेनी है, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, 1 साल के बाद अगर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट लगे, उधर से टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो सैलरी पर्सन ऊपर जाने के बजाय नीचे आया होता है। अच्छा, ये जो 2024 का बजट आया है इसमें जो सैलरीज हैं वो इतनी ज़्यादा उनकी ब्रैकेट बढ़ा दी गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो बेचारे अपने क्या कहें, कि हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात करें या टैक्स के अंदर वो कैसे रिबेट लेंगे और क्या करेंगे? सर एक्चुअल बेसिस पे जो इन्होंने अभी बजट प्रपोज किया है उस पर तो जो स्लैब रेट है वो डबल कर दी है। अगर एक बंदे की एक फॉर एग्जांपल एक 100 रुपये सैलरी है और वो उसकी इंक्रीमेंट होने के बाद वो 130 140 पे चला जाता है, तो इन एक्चुअल जो होगा वो सैलरी टैक्स डिडक्शन के बाद वो उससे कम होगा, उससे इंक्रीज़ नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जितने रिटेलर्स और होल सेलर्स हैं और जो जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनकी एक लॉबी बनी हुई होती है, और वो उस लॉबी के थ्रू अपनी मेजॉरिटी में वो गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जो कि एक सैलरीड लोग जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस या अपनी मेजॉरिटी इस तरह बता नहीं सकते। सैलरीड पर्सन का जो है उसकी कोई से नहीं है, उसकी कोई जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाए जाते, सैलरी पे टैक्स डिडक्ट हो जाना है। जो अगर दूसरे हैंड पर देखा जाए, जो बिजनेसमैन हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, अगर उन पे टैक्स लगाया भी जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देंगे और वो जो कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर से अपना टैक्स का पोर्शन अपने पास रख लेंगे। कोई ग्रेट इम्पैक्ट नहीं आएगा उस पर। जो अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो मेन इम्पैक्ट आता है सैलरीड क्लास पे या उन पर्सनस पे जिनका जो उन्हें इनकम मिलनी है उसका टैक्स पहले से डिडक्ट हो जाना। तो ये बेसिकली डिफरेंस। अच्छा, ये आसानियाँ जो गवर्नमेंट ढूंढ रही है, इन आसानियों के अंदर तो काम ख़राब होगा। आसानियाँ ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो पाकिस्तान इस टाइम फंसा हुआ है वो IMF के कर्ज़ों में फंसा हुआ है। IMF जो कंडीशंस हम पे इम्पोज करता है हम उसको मनोन मान लेते हैं,
वो कहता है जी टैक्स बढ़ा दो, हम टैक्स बढ़ा देते हैं, इस चीज़ को देख ठीक है। अच्छा, अगर आईएमएफ जो है ये हमारी सिविल सर्विसेज पे क्यों नहीं कहता कि इनकी गाड़ियां जो माशाल्लाह क्यों ज़रूरी है फॉर्चूनर, या क्यों ज़रूरी है मर्सिडीज जहाँ पे, तो इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं करता? मुझे लगता है ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं बात करूं तो आप ये देखें कि बिजली के नर्ख जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हैं, और हमारे पास जिस तरह अगर बारिश का एक कतरा भी टपक जाता है तो वो लाइट बंद कर देते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं तो कम से कम लाइट तो आपकी उस तरह आनी चाहिए। एक ये सवाल। दूसरा जो क्वेश्चन मुझे आता है वो ये है कि सिविल सुपीरियर सर्विसेज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और जितने भी जो लोग हैं जो यहाँ पे पास करते हैं वो तकरीबन 25, 30, 40 हज़ार लोगों को compete करके वो एक ऐसी क्रीम बाहर आती है जो कि पाकिस्तान को रूल कर रहे होते हैं और पाकिस्तान को एडमिनिस्टर करते हैं। फिर 1 साल की उनकी सिविल सुपीरियर एकेडमी के अंदर उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो लोग भी अगर इतने लायक लोग पाकिस्तान को नहीं चला सकते तो मुझे लगता है कि सन नलायका नू दे दो, शायद नलायक की कुछ ना कुछ चीज़ बना लें। इसके अंदर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, बेसिकली जो इशू है पाकिस्तान में वो ये है कि जो टैक्सेस के मामलात में एफबीआर हमें सारा इसको मैनेज कर रहा होता है। एफबीआर में कोई इतने, लेकिन एफबीआर में भी तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी तो होते हैं ना, जो सब आप जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो सब इसी तरह पढ़े लिखे आते हैं। जो सर जो करीम है वो एक थोड़ी सी है, जो नीचे उनकी टीम्स बनती हैं वो उस तरह क्वालिफाइड नहीं है, जो कि उन पॉलिसीज़ तो हम बना लेते हैं, पॉलिसीज़ भी बनानी है हमने कैसे, हमने कहीं से कहीं कॉपी पेस्ट कर लेना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे फाइलर्स नॉन फाइलर्स का हम आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, उस पर जो ऑलरेडी नंबर ऑफ फाइलर्स हैं उन्हीं से दोबारा टैक्सेस डिमांड किए जाते हैं। ये कि जो टैक्सेस जो पैसा कमा रहा है, जिसके पास बिजनेस मैन हैं जो बेसिक बहुत बेतहाशा अपनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, उनसे कितना टैक्स लेना है इस चीज़ की कोई भी मेजरमेंट नहीं ली जाती। अच्छा, हमारे नॉर्मली आपके मुताबिक कितना नॉन फाइलर होगा पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंटेज के साथ? समझ लें कि आटे में नमक जो है ना वो फाइलर्स हैं, बाकी नॉन फाइलर्स हैं इस टाइम। बाकी सारे नॉन फाइलर। तो एक्सीलेंट जी, हम लोग अपने आप को फाइलर समझ, क्योंकि सैलरी क्लास है जी, तो फाइलर अपने आप को समझते हैं तो बेहतर है, तो हमारे लिए वो चीज़ें तो बेहतर हैं। लेकिन हम आईएमएफ को क्या चीज़ समझाई जाए और हम अपने बिजनेसमैन को कैसे लेकर आया जाए कि इस ब्रैकेट के अंदर कि यार आप कोई एक वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, इतना तो दे दें, तो इतना भी नहीं दिया जा सकता। 2%, 5%, 10% क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा सर, इसमें एक चीज़ नई ऐड हुई है, पहले तो होता था फाइलर नॉन फाइलर, अब एक तीसरी कैटेगरी भी ऐड हो गई है। एक तो वो फाइलर होंगे जो अपनी रिटर्न ड्यू डेट पे सबमिट कर देंगे, एक नॉन फाइलर्स होंगे जो रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे। एक जो ड्यू डेट के बाद रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे वो फाइलर्स भी होंगे, लेकिन वो आफ्टर ड्यू डेट वाले होंगे, उनकी कैटेगरी एक अलग से आ गई, उनके टैक्स रेट सारा कुछ अलग से हो गया। स्पेशली जो कंसल्टेंट है उनके लिए बड़ा इशू हो गया कि यार पहले देखना है कि ये फाइलर है, इसका टैक्स रेट ये होगा, ये नॉन फाइलर है, इसका टैक्स रेट ये होगा। अच्छा, ये वो फाइलर है जो बाद में हुआ है, अब वो एक नई कैटेगरी हम उन पे ऐड कर दिया। और सेकेंडली जो आपका आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, आईएमएफ का मेन कंसर्न है कि उसने पैसे देने हैं और पैसे लेने हैं, उसका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है कि पाकिस्तान के सिटीज़न में एक आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने देखे सर, हम बैंक से भी पैसे लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी पहले अपना घर गिरवी रखवाएं हमारे पास, फिर हम आपको लोन देंगे। तो आईएमएफ भी सेम सिनेरियो है, वो कोई हमें रिलीफ नहीं चाहिए। मुझे ना एक आम आदमी की तरह एक चीज़ समझ नहीं आती। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में डॉलर का रेट जो है वो तकरीबन 80 रुपये के हिसाब से चल रहा है। अफ़गानिस्तान में आए जहाँ पे इतने सालों से लड़ाई होती जा रही है, लेकिन वहाँ पे भी जो डॉलर का रेट है वो मेरा ख्याल है कि बहुत कम है, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये 300 क्रॉस कर गया है। आपको क्या लगता है कहाँ पे मसला कहाँ है? क्यों एक आम आदमी, हमारे जैसा आम आदमी जो कि बाहर नहीं जाता, जिसने कोई प्रोडक्ट्स बाहर की नहीं लेनी, जिसको पता नहीं है कि क्या करना है, उसके लिए ये तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ इतनी देर लड़ाइयाँ होती रही हैं तो उनका डॉलर रेट कम है, हमारा इतना ज़्यादा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? सर मेन इशू ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं जो हमारी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। ओके। क्योंकि अगर हमारे क्योंकि उन्होंने पैसा जो है वो इंटरेस्ट में बाहर जमा करा दिया है और वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनको वही इंटरेस्ट अच्छा लगता है, वहीं पे इंटरेस्ट। ठीक। अब पाकिस्तान में क्योंकि डॉलर रिजर्व कम रहते हैं, जब रिजर्व हमारे पास कम होंगे तो ऑब्वियसली डॉलर का जो रेट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। अब बैंकिंग चैनल को हम इनकरेज नहीं करते। आपको पता है ब्लैक इकोनॉमी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, और जिससे ये टैक्सेस वगैरह और इम्पोज होते हैं तो ब्लैक इकोनॉमी को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, रादर कि उसको डिस्करेज किया जाए।
तो क्या होगा जी, जो टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो बैंकिंग चैनल में ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, कैश में ट्रांजैक्शंस होंगी, उसकी वजह से हमारे डॉलर रिजर्व जो हैं वो इलीगल वे से पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे, और जिसकी वजह से डॉलर हमारा फ्लक्चुएट करता है। अब जिस तरह जून एंड आ रहा है तो इस पर ये ऑब्वियसली एक र्यूमर्स भी चल रही हैं और एक हकीकत भी है कि डॉलर फिर इंक्रीज़ करेगा। जो डॉलर इंक्रीज़ होता है तो हर चीज़ पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है और हर चीज़ हमारी महंगी हो जाती है। ओके, अब बहुत से लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, वो आपके बैंकिंग को शायद इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते जितना वो हुंडी को कर देते हैं। Exactly. या वो कहते हैं कि जी अच्छा जी हमने फलां बंदे को दे दिया, वहाँ से आप पैसे ले लें। तो ये कितना हमें हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा थ्रेट करते हैं ये चीज़? सर हुंडी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थ्रेट करता है। उसकी वजह यह है कि अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगा तो जो टैक्सेस हैं, जो हमारे रिजर्व्स हैं, वो मेंटेन हो रहे होंगे और वो एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जा रहे होंगे। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का जिक्र किया जाता है। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वही है जो आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रही है। अगर कैश में हो रही है, आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, किस चीज़ पे खर्च किया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेन इशू ये है कि एफबीआर को इस टाइम ये इनकरेज करना चाहिए कि टैक्सेस कम करें, पाकिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी है उसे वाइट इकोनॉमी में कन्वर्ट करे, उस पर टैक्सेस ले, लेकिन मिनिमम ले जितना एक आम आदमी देना चाहता है। क्योंकि इस टाइम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को देखते हुए एक आम आदमी पिसता जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात की ये समझ नहीं आती है कि अगर हम जिस तरह ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने परसेंटेज कम रखी हुई है, डेबिट कार्ड के ऊपर परसेंटेज कम है, कैश के ऊपर ज़्यादा रखी हुई है, फिर भी लोग जो हैं वो कैश की तरफ ही जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक तो नोटों की खुशबू डिफरेंट होती है और उसके बाद वो हाथ से लगे नोट जा रहे होते हैं। तो वो हम ये वाला माइंडसेट अभी तक लोगों का चेंज नहीं कर पाए। सर वो कर भी नहीं पाएंगे। उसकी वजह ये है कि एक फाइलर है, फाइलर को नोटिस भी आ जाना है, एक नॉन फाइलर है जो टैक्स नहीं दे रहा, उसको एफबीआर कुछ नहीं पूछेगी। तो उसमें होता ही है कि यार थोड़ा बहुत जो टैक्स के मद में या मुझे कैश के मामला में शायद ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़े, लेकिन मुझे एफबीआर की कोई टेंशन नहीं होगी। मैं रात को सुकून से सोऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर अपना काम करूंगा। एक फाइलर जो होगा उसको सारा साल ये धड़का लगा रहता है, यार मैंने रिटर्न सबमिट कर दी, मुझे एफबीआर से कोई नोटिस ही ना आ जाए, एफबीआर वाले मुझे पकड़ के ना ले जाएं। तो ये मामला होते हैं साथ में। लेकिन अगर हमारा आईडी कार्ड है, नॉर्मली ये कहा गया था कि हमारा आईडी कार्ड ही हमारी शनाख्त है और हमारे आईडी कार्ड के ऊपर जो जो कुछ हमने दिया हुआ है, जो बिजनेसेस हमें बने हुए हैं, वो तमाम बिजनेसेस हमें मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि या तो बेगमों के नाम पे वो चीज़ बन जाती है, या बच्चों के नाम पे, या माशाल्लाह नौकरों के नाम पे। तो वो आप उसको कैसे, एफबीआर को पता तो चल रहा होता है, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे होते, या सिर्फ वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे होते? क्या करते हैं वो? सर देखें, एफबीआर में जो बंदे हैं ना वो भी पाकिस्तानी हैं, सही। उनकी भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, तो उनके भी मामला चल रहे होते हैं किसी तरह। एक बिजनेसमैन के साथ उन्होंने अपनी सेटलमेंट की होती है, जो कि ऑब्वियसली बैंकिंग चैनल के थ्रू तो नहीं होगी, उनके मामला भी चल रहे हैं, एक बिजनेसमैन का भी मामला चल रहा है। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा जी ये देखा है, लेकिन नॉट टू कोट एनीबडी, लेकिन माशाल्लाह बहुत से बिजनेसमैन जो हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, या तमाम ये एफबीआर के लोग हैं, या कोई भी इसी तरह के लोगों के साथ ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत चल रही होती है, और वो प्यार और मोहब्बत इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो आप हर तरह की प्यार और मोहब्बत में ही आ जाता है कि ये प्यार में ये चीज़ उनको दे दी, ये प्यार में ये चीज़ गिफ्ट उनको दे दिया, तो उस गिफ्ट के ऊपर तो कुछ भी कोई नहीं बोल सकेगा। ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, क्योंकि गिफ्ट पे वैसे तो एफबीआर के मुताबिक टैक्स लगता है, लेकिन जो एफबीआर के पास जिसका एविडेंस ही नहीं है, जो कि कैश के मामलात में या वैसी मिठाई के तौर पे चली जाती हैं चीज़ें, तो वो मामला चल रहे हैं और बिजनेसमैन बिजनेस चला रहे हैं। अगर जिस ख़ास तौर पे आजकल की इकोनॉमी में देखा जाए तो कहते हैं कि जी बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी चल तो रही है, बंद तो नहीं हुई। इसका मतलब है कि मामला चल रहे हैं, उस तरह नहीं चल रहे। हाँ, जो लोग फाइलर थे, जो रिटर्न अपने करते थे। अच्छा, एक और बात फुरकान, अगर हमारे यहाँ पे आईटी का ज़्यादा काम है, अब आईटी में देखें कि हमारे पाकिस्तान की जो फ्री लांसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। अब उनमें हर कोई जो है वो थ्रू जैस कैश या थ्रू किसी न किसी आपकी जो मोबाइल जो पेपैल टाइप इस तरह की चीज़ें आती, इसमें आपकी इंटरेक्शन हो रही हैं, ट्रांजेक्शन हो रही हैं। आप उन ट्रांजेक्शन्स को आप नोट नहीं कर सकते और जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि यार आप, अच्छा, और एफबीआर कितनी चीज़ों को एफबीआर पूछती है कि अच्छा आपने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए तो ओके है, तो यहाँ पे कोई 10-15 लाख रुपया ज़्यादा कर देंगे तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या कहेंगे ठीक है इसी तरह ही चलने दें। अच्छा सर, पाकिस्तान में ना एक और प्रॉब्लम है अवेयरनेस का। जिस तरह जो आईटी एनेबल सर्विसेज हैं और जो एक्सपोर्ट की जाती हैं बेसिकली फाइनल टैक्स रेजीम में आती हैं। फाइनल टैक्स रेजीम अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ कि जो पैसे हमें बाहर से वसूल होते हैं उस पर एक फ़िक्स अमाउंट टैक्स काट लिया जाता है पेमेंट से पहले,
और जो टैक्स काट लिया जाता है वही बेसिकली हमारी फाइनल लाइबिलिटी होती है। उससे जस्ट हमने एफबीआर को रिपोर्ट करना होता है कि जी हमने 100 रुपया कमाया, उसमें से 2 रुपये मेरे टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, वो उन्होंने काट लिया, हमने बस ये 98 मेरे पास बैंक में आ गए। तो इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट आपने डिक्लेयर करना होता है। हाँ, अब जो दूसरा सवाल आपका जो कि एफबीआर वाले उसको नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बेसिकली हमारी जो टीम्स हैं एफबीआर की वो इतनी अहल नहीं है, वो इतने कैलिबर के नहीं है कि वो इन चीज़ों को नोट करें या इन चीज़ों को क्वेश्चन करें। मेन इशू ये है। देखिए, अगर आप फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में तो हर तरह से हमें अंदाज़ा हो भी जाता है कि हीरो क्या कर रहा है, विलन क्या कर रहा है और कितने पैसे कहाँ से आए, इनको दे दो। वो तो उस ज़माने में यही होता था कि मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे, ब्लैंक चेक ले लो, तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगता ना। वो वाली तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये है कि आई बिलीव कि हमारे एफबीआर की टीम्स को थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर वो नोट करना शुरू कर दें और फिर उन बंदों के साथ बैठ के बातचीत कर ली जाए तो आई थिंक कि इस तरह चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ऐसे ही सर, क्योंकि बेसिकली जो हमारी जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, जैसे आपको कुछ अर्सा पहले शबर ज़ैदी जब एफबीआर के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक क्लॉज निकाली थी कि अगर आपने 50,000 से अबव परचेजेस करनी है तो आपने आईडी कार्ड नंबर अपना नोट करवाना। उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जो एक वेल्दी पर्सन है वो 50,000 की अगर एक जगह से परचेजिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी इनकमिंग्स भी अच्छी हैं। देखो ठीक, तो उस चीज़ को डिस्करेज किया गया था, और डिस्करेज किसने किया था? वो बिजनेसमैन ने किया था कि जी इस चीज़ से हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होता है। तो ये इशू आया था बेसिकली। जब तक ये चीज़ें नहीं की जाएंगी वो बड़ा पाकिस्तान में अगर हम सूबों के हिसाब से देखें तो कौन सा ऐसा सूबा है जो आपको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो दे रहा है? सर नंबर 1 पे तो पंजाब है। ओके। हाँ जी, क्योंकि जो बाकी जो हमारे सूबे हैं उस पर उतना सेटअप नहीं चल रहा, मेन बिजनेस है। अगर सिंध के लिहाज से बात की जाए तो सिंध में एक सिटी है जो कि कराची, ऑब्वियसली कराची और हैदराबाद अगर आप उनके साथ वो आपके साथ ठीक है जी। हम सखर की बात कर रहे थे, सखर में भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम ये देखें कि जो टैक्स लग रहा है 2024 के अंदर, ये ग्रॉस पे है या बेसिक पे है? सर टैक्स जो बेसिकली सैलरी क्लास के लिए होता है वो ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगता है। अच्छा। जितने भी आप बेनिफिट्स पर ग्रॉस सैलरी का क्या मतलब होता है? जितने भी आप बेनिफिट्स ले रहे हैं और पर्क्स ले रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल आप एक सैलरी ले रहे हैं कैश में, अगर उसने आपको कोई व्हीकल दी हुई है उसके आप बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, कोई आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, किसी भी किस्म का अलाउंस मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, तो सारों को क्लब किया जाएगा, वो ग्रॉस सैलरी बनेगी और उस पर टैक्स डिडक्ट होगा। कुछ छोटी मोटी 1-2 एग्जाम्पशन हैं, जैसा एक फुल टाइम रिसर्चर को, जो टीचर को था 25% रिबेट था जो कि प्रपोज बजट पे उठा लिया गया, तो किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा आपको गवर्नमेंट से। हाँ, टैक्सेस जरूर लगाए जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कि अब अगर ये 2024 अप्रूव हो जाता है बजट, और बजट हमारी जो नेशनल असम्बली है उसको पास कर देती है, तो उसका इम्पैक्ट आम इंसान के ऊपर क्या पड़ेगा? सर सैलरीड क्लास की बात की जाए तो सैलरीड क्लास पर तो टैक्स डबल कर दिया गया। जो सबसे बड़ा इशू इस दफ़ा इस बजट में हमने नोट किया वो ये है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं ना, एक्सपोर्ट के थ्रू हमारे पास डॉलर्स आते हैं। हमने अभी बात भी की कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है और हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ऐसी एक आइटम थी कि हम एक्सपोर्ट करते थे जिससे हमारे पास डॉलर आते थे, लेकिन उसकी टैक्स 1% पे टैक्स होता था, जो कि इस दफ़ा ये नॉर्मल टैक्स रजीम में ले गए, यानी कि उस पर 29% यानी कि 28% उस पर टैक्स बना दिया गया। तो ये बड़ा इशू है इस टाइम। देखें अब ये बजट में जो लकूनास हैं, जो बहुत इश्यूज आएंगे पाकिस्तान इकॉनमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, उसको ये एड्रेस करते हैं या एज इट इज़ जो IMF की तरफ से बजट आया है उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये 1-2 दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए जी, हम 1-2 दिनों के अंदर हमारे पास तो पिक्चर ये बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को ये बात सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ नो फिल्टर विद असीफ खान के साथ, और वो ये कंसिड्रेशंस हैं कि आप ये देखें कि हमें इतना सब कुछ मीडिया होने के बावजूद भी हमें असल बात नहीं बताई जा रही होती कि असल पर्पस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग, वो क्या है। अब सैलरीड वही है कि जेड़ा पुत्र कमा रहा है उन्हें ही कहो जाओ बेटा ए भी शे लिया दे, ए भी लिया दे ते ए भी लिया दे, जेड़ा माशाल्लाह कोई काम नहीं करता उन्होंने कहना नहीं, उन्हें तो करना ही नहीं, वो तो कोई ख्याल ही नहीं रखता, इसलिए उन्होंने रहन दो। तो प्लीज़ अगर आप पाकिस्तान चला रहे हैं जो हुकूमत है, तो प्लीज़ सबको इकट्ठे लेके चले, और सबका इकट्ठे हिस्सा है। तो अगर पाकिस्तान को बेहतर करना है तो सब मिलकर ही करेंगे। तो सेक्रीफाइस सिर्फ कुछ एक सैलरीड ही कौम क्यों करे, बाकी सारे लोग भी कोई ना कोई अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। तो इंशाअल्लाह ताला नो फिल्टर विद असीफ खान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक
नया कुछ आइडिया लेके या नया कोई मसला लेके, ताकि आपको बता सकें बगैर फ़िल्टर के कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।